Hello guys, welcome to unedited session of GS blog. So in this video we will discuss about the Indian nuclear doctrine. So we are covering the entire thing about the nuclear doctrines. So just wait and watch what we are discussing here. Nuclear doctrine. So in this video we will discuss about the nuclear doctrine and nuclear warhead, how it develop. So इसमें हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बात करोगे कि इंडिया का क्या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, तो वो आफ्टर द पोखरण सेकेंड जो 1998 में जो पोखरण में हम लोगों ने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन किया था, और आफ्टर दैट वी फॉर्म द पॉलिसी related to nuclear इन 2003 में अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बना। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या था इस डॉक्ट्राइन में। लेकिन इससे पहले यदि हम देखेंगे तो स्टार्टिंग से आप देखो जो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखते हैं, जब अमेरिकन ने न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज़ किया, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया पाकिस्तान जापान के अगेंस्ट हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड में न्यूक्लियर का आर्म्स का एक रेस स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि रशिया ने डेवलप किया, उसके बाद आप यूके के पास था, फ्रांस के पास था। तो दीज कंट्री आर द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यदि आप उसके बाद देखोगे तो 1962 में क्या हुआ था कि चाइनीज ने न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन किया, और चाइनीज डिक्लेयर दे जो आई एम द न्यूक्लियर पावर, चाइनीज ने किया था, और चाइनीज द कम्युनिस्ट कंट्री था 1962 में। 1962 में ही क्या हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ठीक, सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था उसमें क्या हो गया था, जो 92 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जब देखोगे वर्ल्ड में तो एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन था, जिसमें कि यूएसए जो कह रहा था जो आई एम द सपोर्टर ऑफ द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। एंड जब आप यूएसएसआर को देखोगे तो वो था जो सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्यूबा जो था एक कम्युनिस्ट स्टेट था उस टाइम में, फिदेल कास्ट्रो का रिजीम था उस टाइम में। ठीक, तो उसके अमेरिकन को क्यूबा के साथ प्रॉब्लम क्रिएट था, क्योंकि अमेरिकन चाहता था क्यूबा में भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी आए और ये रिजीम वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जा हो। ठीक, लेकिन आप देखोगे इंटायर कोल्ड वॉर में, तो जैसे कुछ से पहले स्वेज क्राइसिस हुआ था, स्वेज क्राइसिस के बाद ये क्यूबन क्राइसिस हुआ था। स्वेज क्राइसिस उस टाइम में आप देखोगे तो कोरियन वॉर हुआ था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, जिसमें चाइनीज और रशियन यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था नॉर्थ कोरिया को, और साउथ कोरिया को अमेरिकन सपोर्ट कर रहा था। तो ये चल ही रहा था। तो क्यूबा में क्या हुआ था, अमेरिकन यूएसए ने क्या किया कि अपना जो ये यूएसएसआर ने क्या किया था, जो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड जो था, अपना मिसाइल जो था, वो क्यूबा में जाके लगा दिया, जो भाई हम डायरेक्ट हिट करेंगे, न्यूक्लियर हिट करेंगे अमेरिकन के ऊपर, समझ गए, ये हुआ था। तो इसके रिटेलिएशन जब आप देखोगे तो अमेरिकन ने भी किया था, जो अमेरिकन ने भी टर्की में जाके वो अपना मिसाइल लगा दिया था टर्की में। तो टर्की से यूएसएसआर पूरे रेंज में आ जाता था, और टर्की इज द मेंबर ऑफ नेटो, नेटो का मेंबर था। तो ये पूरा चल रहा था। 1960 में ही एक एमएडी बना था, म्यूचुअल एश्योरेंस डिस्ट्रक्शन बना था यूएसए और इसके बीच में, यूएसएसआर के बीच में एक हुआ था। ठीक, तो ये सब पूरा हिस्ट्री है। अब देखो 1962 में जब चाइनीज ने 62 में जब चाइना के पास आ गया था न्यूक्लियर, तो 1968 में आप देखोगे तो एनपीटी लेके आया था, एनपीटी, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब देखिए हम थोड़ा सा इस ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। इस ट्रीटी में मेन ये था, जो ये न्यूक्लियर कंट्री थे, जो ये P5 कंट्री थे, P5 कंट्री जिसमें आप देख सकते हो यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, यूएसएसआर और चाइना। ठीक, ये जो कंट्री था ये कहा कि भाई चलो हो गया, ठीक है, अब जिसके पास न्यूक्लियर है वो हो गया, इसके पास ही रहेगा। अब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स ना तो बनाएगा, ना तो उसको प्रोक्योर करेगा, किसी भी तरीके से वो न्यूक्लियर
आर्म्स या वेपन्स कोई भी कंट्री नहीं बनाएगा, ठीक। 1962 में, 68 में ये एनपीटी आया और 1970 में ये फोर्स में लाया गया, ठीक। तो इसका मतलब था जब भाई वर्ल्ड में हम 5 कंट्री है, उसके अलावा किसी के पास न्यूक्लियर आर्म्स होने नहीं देंगे। तो इंडिया का कहना था जब भाई दिस इज द दिस काइंड्स ऑफ ट्रीटी व्हिच इज टोटली बाइज्ड, ये बाइज्ड है, आप किसी वर्ल्ड में इसको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक। तो इंडिया ने एनपीटी पे कभी सिग्नेचर नहीं किया। तो एनपीटी जो फोर्स में रहा, इसका कोई टाइम नहीं था, टाइम फ्रेम ये एनपीटी 1968 से लेकर 1995 तक एनपीटी रहा था। इस बीच में आप देखोगे तो एक पीटीबीटी भी आया था, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। जो पीटीबीटी ट्रीटी था, पीटीबीटी पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसमें ये था कि भाई आप अंडर अर्थ कर सकते हैं, अंडर अर्थ कर सकते हैं, और बाकी ये नहीं था क्या, जिसमें भाई आप आउटर स्पेस हो गया या फिर अंडर सी हो गया, ये सब इंक्लूड किया था, अंडर अर्थ को इंक्लूड नहीं किया था। तो ये पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी था। तो ये सब 1972 में आई थिंक पीटीबीटी आई एम नॉट एग्जैक्ट व्हाट द डेट, लेकिन 1995 तक ये एनपीटी रहा। एनपीटी के बाद आया एक सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। जो सीटीबीटी ट्रीटी था वो पूरे सब कुछ को कवर कर लिया, सब कुछ को कवर मतलब ये अंडर अर्थ को भी कवर कर लिया, मतलब आप किसी भी तरीके से आप इसको न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया उस पर भी सिग्नेचर नहीं किया। इंडिया का कहना था जब भाई ये कैसी बात होगी, हमारा जो एक राइवल है, क्योंकि 1962 में आप देखोगे तो चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, जो हमारा जो एक इनेमी है या राइवल कंट्री है, उसके पास इस तरह का आर्म्स हो जाएगा और हमारे पास नहीं रहेगा, तो ये तो हमेशा हमें परेशान करता रहेगा। तो इंडिया बोला था जब भाई ये बाइज्ड वाला स्कीम तुम लोगों का वेस्टर्न का नहीं चलेगा, ठीक, समझ गए। तो ये था। अब हम इंडियन के पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। यदि आप इंडिया को देखोगे तो 1947 में इंडिया आज़ाद होने के बाद इंडिया अपने आप को एक आइडियलिस्टिक सपोर्ट, इंडिया को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म पे फोकस किया था। हाँ, इसका बहुत कुछ फ़ायदा भी है, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो इंडिया की देन है, तो उसका अभी कुछ बहुत कुछ फ़ायदा भी है, लेकिन उसका बहुत गैरफ़ायदा भी है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो। तो हमारे जो आइडियलिस्टिक पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने एक वर्ल्ड में ये डिसआर्मामेंट को प्रमोट कर रहे थे, डिसआर्मामेंट के झंडा को लेकर चलने वाले लोगों में से एक थे। वो अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट को उतना फोकस नहीं किए थे, जैसे कि आप यदि चाइना को कंपेयर करोगे तो माओ ने अपने आप कंट्री को सेल्फ इंटरेस्ट पे इतना फोकस किया, जो भाई उसको पता था, भी एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज़्यादा विजनरी कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे, कंट्री के इंटरेस्ट पे, नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस किया था। लेकिन हमारे कंट्री में यदि देखोगे तो पॉलिसी मेकर को तो बहुत कुछ वो आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक थिंग पे कम फोकस करके आइडियलिस्टिक थिंग पे फोकस करना स्टार्ट किए, जैसे कि भाई हम इस टाइप की कंट्री है, हमारी वैल्यू इस तरीके के है, हम सत्य के ट्रूथ को या इस तरह का नॉन वायलेंस, इस तरह का हमारी पॉलिसी है या हमारा वैल्यू है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। जबकि रियलिटी ये था, यदि आप देखें कि भाई हमारे पास इस तरह का दुश्मन है, पाकिस्तान ने 1947 में, 1948 में किस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर आपके ऊपर अटैक किया था, मतलब इस तरह का, फिर चाइनीज़ ने किस तरह का किया था। तो वो उस रियलिटी को हम इग्नोर करते चले जा रहे थे, हम आइडियलिस्टिक पे फोकस कर रहे थे। क्योंकि यदि आप देखोगे तो होमी जहांगीर भाभा के लीडरशिप में परमाणु एटॉमिक एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। 1947 के बाद से ही 48 50 के दौर से ये स्टार्ट हो गया था भाभा का लीडरशिप में, ठीक, समझ गए। और भाभा को देखोगे तो भाभा उसी टाइम से हमारे पॉलिसी मेकर को ये फोर्स कर रहा था, जो वी हैव टू फोकस ऑन न्यूक्लियर आर्म्स, हमें न्यूक्लियर आर्म बनाना चाहिए, ठीक। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने नहीं बोला कि नहीं हम नहीं बनाएंगे। तो हो सकता है जो भाई उस टाइम की रियलिटी यही हो, वही हो। भाई हर एक कंट्री का सिचुएशन होता है अलग अलग। 2005 में इंडिया का क्या पोजीशन था, या चाहे जो 26/11 26/11 के बाद इंडिया का क्या पोजीशन था, उस टाइम में हमारा क्या आंसर होना चाहिए, और अभी पहलगाम के बाद में क्या होना चाहिए। तो दिस इज द कंट्री सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो वो हम लोग नहीं किए थे। लेकिन 1974 में जाके हम लोगों ने स्माइलिंग बुद्धा किया था। स्माइलिंग बुद्धा में तो ये हमारा था एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसमें हमने वो वर्ल्ड को बताया कि भाई हम वेपन ग्रेड की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा एक ही काम है कि हम अपनी एनर्जी को, हम अपने रिसर्च को, हम अपने मेडिसिन को, इसको डेवलप करने के लिए हमें न्यूक्लियर आइसोटोप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर आइसोटोप्स का आपको मेडिसिन में भी बहुत सारा यूज होते हैं इसीलिए। और हम एनर्जी के लिए हम न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। तो 1974 में ये हो गया था, समझ गए। लेकिन अब यदि देखोगे तो ये होते होते इंडिया का जिस तरह से चैलेंज था वर्ल्ड में, यदि आप नेबर कंट्री में देखोगे तो पाकिस्तान जिस तरह से उसकी एक्टिविटी हो रही थी, और पाकिस्तान जिस तरह से ब्लॉकलाइजेशन कर रहा था, ब्लॉक बना रहा था, कभी यूएसए के साथ था, कभी चाइना के साथ था, इस तरह का ब्लॉक बना के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। इवन 1965 के टाइम से ही फर्स्ट 1962 में जैसे चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, 1965 से ही चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा था, और पाकिस्तान से एक्सेस उसका बनना स्टार्ट हो गया था, यूएसए से एक्सेस था ही। तो इंडिया के लिए चैलेंज हो गया, जब भाई हमको यदि सरवाइव करना है तो इस तरह का जो हमारी राइवल है, या जो इस तरह से ये कंट्री है, तो उसको हमें टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए वी हैव टू न्यूक्लियर वेपन्स। तब इन होते होते 1998 में हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशंस किया था, जिसको पोखरन पोखरन फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारा हुआ था। ठीक, उसके बाद 2003 में हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दिया था, एनसी दिया था। जब आप न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करोगे तो इसमें मेन चीज़ है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो हम लोग क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको, इसलिए क्योंकि ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये अभी बहुत लाइट में है, क्योंकि इंडियन का जो पॉलिसी मेकर है वो कह रहा है कि भाई हम इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिविजिट कर सकते हैं, इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो हम इसको बाद में हम देखते हैं क्या है, लेकिन हम पहले सारे जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स का जो मेन मेन पिलर है उसको देखते हैं। एक तो नॉन फर्स्ट यूज हुआ था, सेकेंड हुआ था जो भाई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में, जो भाई हमारा जो सेकेंड स्ट्राइक होगा वो होगा मैसिव स्ट्राइक होगा। ठीक, मैसिव होगा। जैसे कि हम इसका मीनिंग बताते हैं, जैसे कि पाकिस्तान कहता रहता है जब वी हैव द 50 ग्राम 100 ग्राम हमारे पास इस तरह का न्यूक्लियर वेपन है तो हम अटैक कर सकते हैं, जिसको कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। अब हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, पाकिस्तान ने कैसे इसको डेवलप किया, हम उसकी कहानी आपको बताएंगे, जिसमें कि कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जब इंडिया का आया तब पाकिस्तान ने इसको टैक्टिकल न्यूक्लियर को डेवलप किया था। उसमें हम उसको आपको बताएंगे इसके बाद। तो इसमें क्या है कि भाई हमारे ऊपर यदि छोटा भी 50 ग्राम भी तुम अटैक करोगे, 50 ग्राम का भी फोड़ोगे हमारे ऊपर, तो हमारा जो अटैक होगा इतना मैसिव होगा कि हम तुम्हें वर्ल्ड के मैप से ही हटा देंगे। ठीक, इसका मतलब ये होता है सेकेंड स्ट्राइक। उसके बाद ये था तो भाई इंडिया के पास ये होगा, इंडिया ये डेवलप करेगा जो हम वॉर हेड को भेजने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मिसाइल चाहिए, उसको हम डेवलप करेंगे। जैसे कि मतलब इसका मतलब क्या हो गया भाई, न्यूक्लियर बम है ये, एक क्या हो गया आपके पास, ये एक न्यूक्लियर बम है, ठीक, वेपन है। ठीक, अब इसको यहाँ से यदि मान लो पाकिस्तान में ऐसे करके हमें भेजना है, तो इसको भेजने के लिए तो क्या चाहिए, मिसाइल्स तो चाहिए ना। तो वो इंडिया ने अपना बोला जो भाई हमें अपने न्यूक्लियर वेपन को भेजने के लिए जो वॉरहेड की जो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम डेवलप करेंगे। ठीक, उसके बाद निकले डॉक्टर में जो मेन पिलर है वो था इंडिया का कहना कि भाई हम अपने उस कंट्री पे हम यूज नहीं करेंगे जिसके नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक, समझ गए, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिस कंट्री के पास, उसके ऊपर हम ये यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का। उसके बाद इंडिया के डॉक्ट्राइन में एक चीज ये भी है बहुत स्पेशल, इंडिया ये भी कह रहा है जब भाई हमारा जो भी आर्मी है या वो किसी भी कंट्री में रहेगा, उस कंट्री पे यदि कोई उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो भी इंडिया उसको न्यूक्लियर अटैक मानेगा और इंडिया उसके ऊपर अटैक करेगा मैसिवली। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि हमारा आर्मी का अफ्रीका किसी कंट्री में है और उस कंट्री में किसी ने जाके उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो इंडिया इसको एज ए न्यूक्लियर स्ट्राइक मानेगा और इंडिया अपना स्ट्राइक करेगा मैसिव। तो दिस इज द मेन बेसिक पार्ट ऑफ आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ठीक,
अब देखिए मेन अभी इसमें बात क्या उठ रहा है कि हमें अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को रिव्यू करने की ज़रूरत है। सो व्हाई? और देखो पहले ये चीज़ है, यदि हम अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, एनएफपी को हम यदि हटा देते हैं तो इससे क्या हो सकता है। देखो जब इसको देखोगे तो मेन चीज़ ये होता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक चीज़ का ये दिखाता है, द इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेच्योरिटी को दिखाता है। जब हम ये दिखते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को यदि कहते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी को दिखाता है। ठीक। सेकेंड चीज़ ये है, यदि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एबेंडन करते हैं, जिसको हम यदि हम छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी में थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरा दूसरा क्या होगा, यदि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा अपने आप को मेच्योर दिखाने की ज़रूरत होगी। तो लेकिन इसमें एक ये बाधा खड़ा कर सकता है दूसरा कंट्री, जैसे चाइनीज है, और चाइनीज में खड़ा कर सकता है बाधा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप में। यदि तीसरा चीज़ आप देखोगे तो जो हमारे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी के ग्रुप जो हम बनना चाहते हैं, एनएसजी का मेंबर जो बनना चाहते हैं, उसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चाइनीज इसमें उठा सकता है जो भाई आपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हटा दिया तो ये चीज़ थोड़ा सा आप इरिस्पॉन्सिबल दिखा रहे हैं। ठीक। देखो लेकिन यदि ये एक पहलू है, यदि आप इसका दूसरा पहलू देखोगे तो भाई जो भी कंट्री है, दो कंट्री को आप छोड़ दो, एक इंडिया को दूसरा चाइनीज को, ये दो कंट्री है जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है। अदरवाइज आप यदि देखोगे तो यूएसए हो गया, या रसिया हो गया, या फिर जो यूरोपियन है, इस सब के पॉलिसी में ऐसा कुछ है नहीं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है नहीं। तो इसीलिए इसको हम यदि 100% वेटेज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इरिस्पॉन्सिबल क्या दिखाएगा, हम भाई ताकतवर कंट्री है, हमारी पॉलिसी ये है, पहले ये पॉलिसी थी अब हम ये पॉलिसी दिखा रहे हैं। ठीक। तो ये चीज़ है, ये उस कंट्री के लिए है, जिस कंट्री, जो छोटा कंट्री है वो बड़ा बात करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। लेकिन जो बड़ा कंट्री है, जिसके पास वर्ल्ड में एक पोजीशन है, वो यदि कोई बड़ा बात करता है तो उसको इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई देगी, यदि हम इससे कंपेयर करते हैं तो। ठीक। समझ गए? हाँ। तो देखो, और यदि हम जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में यदि हम हटते हैं तो एक चीज़ ये है कि उसके बाद क्या होगा, जो आपका राइवल कंट्री, राइवल क्या कह सकते हैं, जो इनेमी कंट्री है, तो इनेमी कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान को आप इस चीज़ से, आपका नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पाकिस्तान को ये इंश्योर करता है कि भाई इंडिया तो ये करेगा नहीं, न्यूक्लियर अटैक करेगा नहीं, तो इंडिया जो भी करेगा कन्वेंशनल वॉर होगा। ठीक। तो इंडिया कन्वेंशनल वॉर करेगा तो हमें तो फाइट करना पड़ेगा इनिशियली, लास्ट में जाके ना, हम जब सर्वाइवल पे आएगा तब हम जाके न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली तो हम कन्वेंशनल वॉर को जवाब देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्या करेगा, कन्वेंशनल कन्वेंशनल वॉर को फाइट करने के लिए उस तरह का मतलब एक्सपेंडिचर करेगा। लेकिन जब आप नो फर्स्ट यूज को हटा देते हो तो फिर कन्वेंशनल वॉर का गुंजाइश कम रहता है, तो पाकिस्तान कन्वेंशन पे फोकस कम करेगा। ठीक। एक, दिस इज माई असेसमेंट अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। तीसरा चीज यदि आप देखोगे तो जो आपका राइवल है, जैसे कि चाइनीज है, तो चाइना भी इस तरह से प्रोवोक होगा, क्योंकि चाइना का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो प्रोवोक होगा। तो ये तो एक हो गया इसका नेगेटिव थिंग, प्रोवोक होगा चाइना। लेकिन पॉजिटिव थिंग देखोगे तो चाइनीज का भी जो ये इस तरह का एग्रेशन होता है, जैसे कि आप अक्साई चीन में देख लो, या फिर आप अरुणाचल के बारे में बार बार वो कहता है दिस इज ए पार्ट ऑफ साउदर्न तिब्बत, तो चाइनीज का भी तो एग्रेशन में थोड़ा सा कम आएगा जब, क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है, तो इससे चाइनीज के अंदर भी थोड़ा सा डर बढ़ेगा यदि चेंज करती है। यदि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एबेंडन करने के बाद, और यदि निगेटिव देखेंगे तो चाइना प्रभुक होगा इससे। उसके बाद देखते हैं, यदि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हटाते हैं तो इसको, पॉलिसी को तो हटा दिए, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि आपको फिर उस तरह का वॉर हेड को डेवलप करना पड़ेगा।
ठीक, उस तरह के मिसाइल्स को डेवलप करना पड़ेगा। फिर भाई आपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हटा दिया, इसका मतलब आप कहीं भी अटैक कर सकते हैं। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है तब तक इसका मतलब यही हुआ ना, जब भाई जो हमारे ऊपर अटैक करेगा उसके ऊपर हम अटैक करेंगे, ठीक। और जब एनएफपी हटा दिए तब आप कहीं भी अटैक कर सकते हैं, ठीक, कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वॉर हेड चाहिए, आपको मिसाइल चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक, सर्विलांस चाहिए। तो इस सब के लिए क्या होगा, खर्च बढ़ेगा, आपको खर्च करनी पड़ेगी, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है कि यदि आप एनएफपी को हटाते हैं तो उससे एक आर्म रेस जाएगा, आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद ये क्या हो सकता है कि जो आपका नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री है या फिर अदर कंट्री है, वो उसमें भी थोड़ा सस्पिशन आ सकता है, सस्पिशियस सस्पिशन आ सकता है। तो दीज ऑल आर थिंग ऑफ द व्हेन वी आर अबेंडन द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, तो जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या, चाइनीज और पाकिस्तान, चाइनीज और पाक, इसको हम हिदायत दे देंगे जो इंडिया नोट टॉलरेट करेगा, टॉलरेट करेगा, ठीक। किसी भी तरीके का एडवेंचर मिस एडवेंचर काम करते हो तो इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा। और जब हम एनएफपी को हम यदि हम हटा देते हैं तो इससे एक और मैसेज जाएगा, जब भाई किसी भी कंडीशन में यदि इंडिया का सोवरेनिटी को आप यदि किसी भी तरीके से आप धक्का देने की कोशिश करेंगे तो इंडिया के पास खुला हुआ हैंड है, नो फर्स्ट चीज पॉलिसी को एबेंडन कर दिया है, तो मतलब वो न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। इंडिया ये चीज़ नहीं देखेगा कि जो भाई हमें पहले कोई अटैक कर न्यूक्लियर तब हम अटैक करेंगे, तो ये एक चाइनीज पाकिस्तान पे एक प्रेशर जाएगा। दूसरा क्या है, जो पीओके है, जो पीओके वाला पोर्शन है, पीओके वाला पोजिशन में पाकिस्तान और चाइना इस दोनों पे प्रेशर जाएगा इसकी वजह से, ठीक। क्योंकि चाइनीज का सीपेक है, सीपेक है यहाँ से जा रहा है, तो चाइनीज को भी ये थोड़ा सा डर आएगा जब भाई सीपेक तो इंडियन टेरिटरी से होके जा रहा है, ठीक। तो ये एक चीज क्रिएट हो सकता है। तो दीज ऑल आर, उसके बाद यदि इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हटा था तो वर्ल्ड में भी एक इंडिया का मसल्स पावर और एक हार्ड पावर का एक मैसेज जाएगा, एक मसल्स पावर और हार्ड पावर का एक मैसेज जाएगा, ठीक। पहले तो हम ये डर के बता रहे थे जब भाई हमारे पर कोई मारेगा तब हम मारेंगे, तो ये क्या हो गया, डर वाला एक पॉलिसी हुआ। हमें कोई पीटेगा तब हम उसको बहुत पीटेंगे, ये। अब जब हम ये कहते हैं कि नहीं भाई हम ये नहीं देखेंगे, हमें जब लगेगा कि हमें अब पीटना चाहिए तो हम पीटेंगे, तो एक चीज ये दिखाता है, अपने पावर को दिखाता है, अपने एक मोराल को दिखाता है, एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है, एक इंडिया का हार्ड पावर को दिखाता है। तो दीज ऑल आर थिंग द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, समझ गए। तो इसमें हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट में फिर किसी और टॉपिक पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।